हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके अलावा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये कवर कर लिया था। ठीक है जी। वहां पे हमने क्या देखा था कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोड है, जैसे रिडॉक्स कपल की हमने बात करी थी। कोई भी रिडॉक्स कपल है, उसका एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, किसी एक रिडॉक्स कपल का एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अभी ये हमें पता है कि जो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है, दीज आर स्पॉन्टेनियस एंड साइमल्टेनियसली जो है वो टेक प्लेस करती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन, जैसे किसी रिडॉक्स कपल जो ऑक्सीडेशन करवाना चाह रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगी। लेकिन वो वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे अगर उसके अगेंस्ट हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लगाएं जो क्या हो, जो रिडक्शन करे। ठीक है, अगर हमें किसी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल निकालनी है तो उसके अगेंस्ट ऐसा इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा जो क्या करे, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकले। तो हमने क्या किया, जब हमने किसी एक इलेक्ट्रोड, लेट्स से कोई ए इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट हमने कोई दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो लगा दिया। ठीक है जी, बी इलेक्ट्रोड लगा दिया। तो उस टाइम पे मान लेते हैं ए का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आ गया स्मॉल ए। लेकिन जब हमने बी की जगह हमने कोई दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया, लेट्स से सी लगा दिया, तो ए का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसका वैल्यू चेंज हो गया। जब हमने तीसरा लगाया, डी लगा दिया, तो इसका वैल्यू कुछ और आ रहा था। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रोड चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए वो चेंज हो रहा है। दैट मीन्स हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए था, हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए था जिसका यूज करके हम क्या है, किसी भी एलिमेंट का एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है निकाल सके, और ये डिसाइड कर पाए कि वो ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा। इसी पर्पस के चलते हमारे पास आया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, विच स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको NHE भी बोला जाता है, NHE, दैट इज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, इसलिए यूज किया गया, इट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड की तरह यूज किया गया, यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एवरी इलेक्ट्रोड। हर एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाया जिसके अगेंस्ट हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालेंगे, और वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई सभी इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास डायग्राम है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एनोड की तरह एक्ट भी करता है और कैथोड की तरह भी एक्ट करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास ये कॉपर वायर है, ठीक है जी, इसमें मरकरी है, और यहाँ पे नीचे हमारे पास लग रखा है प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, बेसिकली कैटलिस्ट का काम करेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है हमारे पास 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, एसिड है 1 मोलर। ठीक है जी, यहाँ पे, यहाँ से अंदर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, स्टैंडर्ड कंडीशन ले रखी है, 1 मोलर है, ठीक है जी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है बोला जाता है। ठीक है जी, जिस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड जो है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिस टाइम एनोड का काम करेगा, ये चीज़ ध्यान रखें, जब एनोड का काम करेगा तो वहां पे होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस अंदर की तरफ भेजी है, ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, आयनाइज हो जाएगी H पॉजिटिव। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल है तो 2H पॉजिटिव बन जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगी। और ये कब होगी, जब ये इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एनोड का काम करेगा और इसके अगेंस्ट जो हमने दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया होगा वो कैथोड का काम करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन होगी, और उसके साथ वाले में क्या होगी, जिसके अगेंस्ट ये लगा रखा होगा वहां पे रिडक्शन हो जाएगी।
अगर मान लीजिए इसके अगेंस्ट जो हमने लगा रखा है वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये काम करेगा कैथोड। अगर कैथोड है तो वहां पे क्या होती है, रिडक्शन। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए इस टाइम कैथोड का काम कर रहा है, दैट मीन्स हमारे पास रिडक्शन हो रही है। तो वहां पे हमारे पास क्या है, 2H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव कहाँ से है, ये है यहाँ से HCl से, एसिड से। ठीक है, फ्रॉम 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि रिडक्शन होनी है। रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन किया और बना दिया हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गल्वेनिक सेल। ठीक है जी, गल्वेनिक सेल या इसको वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। ठीक, बेसिकली जो गल्वेनिक जो थे और वोल्टिक थे, उन्होंने ये सेल एक तरह से इन्वेंट किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम। तो ये सेल क्या करता है, बेसिकली इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी, जो केमिकल एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के काम आता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। यहाँ पे रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से क्या मतलब है, दैट टेक्स प्लेस by itself without external force। ठीक है जी, एक्सटर्नल पुश नहीं देना पड़े जिसको, उस प्रोसेस को बोलेंगे कि वो क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि केमिकल चेंज जो है वो खुद होगा। केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स, जो 2 इलेक्ट्रोड है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं डायग्राम में, ये हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, इसमें हमने डाल रखा है जिंक सॉल्यूशन। दूसरी तरफ हमारे पास कैथोड इलेक्ट्रोड है और इसको हमने डाल रखा है ये कॉपर का रोड है और इसको हमने डाल रखा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड ये है, ये इलेक्ट्रोड एक ये। ठीक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट कंटेनर्स, सेपरेट कंटेनर में है दोनों के दोनों। यहाँ पे ये बात हमने क्यों करी कि सेपरेट कंटेनर में है, क्योंकि एक इसी तरह का एक सेल और है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिंगल कंटेनर में होता है दोनों के दोनों। इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये, कि दोनों के दोनों जो है वो डिफरेंट कंटेनर में। उसके अलावा यहाँ पे जो कैथोड है, दिस इज कैथोड, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। जो कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है और एनोड जो है नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, ये भी पॉइंट उसी से रेलिवेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ऑपोजिट होता है। ठीक है, उसके अलावा बोला है सोल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। सोल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास यू शेप ट्यूब जो है, दिस इज सोल्ट ब्रिज। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसका क्या फंक्शन है वो हम देखेंगे अभी इसके बाद। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सॉल्ट ब्रिज, जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो है रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल में जो कि ये सॉल्ट ब्रिज है ये रिक्वायर्ड होता है। ठीक, नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। जो ऑक्सीडेशन है ये एनोड पे हो रही है, दिस इज एनोड। यहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन। एक ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ, LOAN। L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, लेफ्ट साइड में चलेगा। L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, A स्टैंड्स फॉर एनोड, N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। तो बेसिकली लेफ्ट साइड पे, ठीक है जी, बाय कन्वेंशन जो जिस सेल में ऑक्सीडेशन हो रही होती है, बाय कन्वेंशन जिस सेल में ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसको हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनोड जो है वो लेफ्ट साइड पे है। उसके अलावा यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, उसके अलावा एनोड है लेफ्ट साइड पे, एनोड है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है और एनोड पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये ट्रिक है, आप याद रखें, लोन।
ठीक है। इसके अलावा राइट साइड में क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रही होगी। एनोड है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैथोड होगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है। इसके अलावा नो एक्सटर्नल सोर्स इज रिक्वायर्ड, वो ऑब्वियस है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है। तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद बन रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल सोर्स जो है रिक्वायर्ड नहीं। ठीक है। डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो क्या हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में डिसोसिएट हो रहा है। जब जिंक से हमारे पास जो कैथोड है, सॉरी एनोड है, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पे जिंक है तो बेसिकली जिंक क्या करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ जाएंगे, ये है ना जिंक, जिंक इलेक्ट्रोड है, यहाँ से जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में चला गया और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे सर्किट के थ्रू जो है यहाँ पे ऐसे, यहाँ से होते हुए इस तरफ जाएंगे और यहाँ पे पहुंच जाएंगे कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और कॉपर रोड है, तो बेसिकली एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां पे पहुंच गया, तो कॉपर सॉल्यूशन में जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, कॉपर सॉलिड। ठीक है, रिड्यूस कर देगा ना उसको, रिडक्शन हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, कैथोड पे जो कॉपर है वो इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे कॉपर जो है इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ मेटल। और यहाँ पे हमारे पास जो कॉपर है वो क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, डिजोल्व क्यों हुआ, जिंक जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव मतलब सॉल्यूशन में चला गया, दिस वेंट इनटू सॉल्यूशन, वेंट इनटू सॉल्यूशन। लेकिन ये कॉपर 2 पॉजिटिव कैथोड पे जो सॉल्यूशन में था वो कहाँ आ गया, कॉपर स्टेट में आ गया। ठीक है, सॉलिड स्टेट में आ गया, दैट इज ऑन इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या था, गैल्वेनिक सेल था जिसको वोल्टिक सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है जी, नेक्स्ट अब देख लेते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या है और उसका क्या फंक्शन है। तो बेसिकली मैंने आपको बता भी दिया, सॉल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड, उल्टी डाल रखी है ना, यहाँ पे हमने देखा दिस इज सॉल्ट ब्रिज, दिस इज सॉल्ट ब्रिज, है ना। तो सॉल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जैसे मान लेते हैं KCl है, इन अगर अगर, अगर अगर हमारे पास एक तरह से वैक्सी सॉलिड है, ठीक है, वैक्स की तरह है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इसका पर्पस कुछ और है। वैक्सी सॉलिड इसलिए, अगर इसलिए ले रखा है ताकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड की तरह फ्लो ना करे और मिक्स ना कर जाए सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, यहाँ पे अगर इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है अगर वो मिक्स कर जाएगा डायरेक्टली जाके तो इसका पर्पस खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इन्हीं की तरह एक्ट करेगा, फिर इन्हीं सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा मीडियम बना के रखते हैं जो सेमी लिक्विड हो। ठीक है, वैक्सी सॉलिड इसीलिए, बेसिकली पूरा का पूरा सॉलिड भी नहीं है और पूरा का पूरा लिक्विड भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे KCl जो है वो क्या काम कर रहा है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, जो कि किसमें प्रेजेंट है, अगर अगर में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इज सच दैट डज नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द हाफ सेल। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो हाफ सेल है, हाफ सेल मतलब यहाँ पे ये वाला एनोड वाला और ये कैथोड वाला, इनके सॉल्यूशन के साथ डज नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द हाफ सेल, इनके सॉल्यूशन के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अभी देखो फंक्शन इंपॉर्टेंट है इसके। फंक्शन क्या है, 3 मेन फंक्शन है बेसिकली, तीनों फंक्शन जो है आपस में रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज मेक्स द इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे देखो पीछे, अगर मान लीजिए शॉर्ट ब्रिज ना हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, यहाँ से होते हुए यहाँ तक आया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर जब यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ से बाहर वाले सर्किट में तो चला गया, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचेगा चार्ज तो हमारे पास सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट तो तभी फ्लो करेगा अगर हमारे पास सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, तो बेसिकली इट मेक्स द इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनमें इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट जो है वो बना के रखता है कौन, शॉर्ट ब्रिज। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द
टू हाफ सेल सॉल्यूशन। अब इसकी क्या जरूरत है? अगर ये सॉल्यूशन जो है आपस में न्यूट्रल नहीं होंगे, अगर न्यूट्रल नहीं होंगे तो हमारे पास क्या हुआ, जो चार्ज है बेसिकली इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करेंगे? जब हमारे पास केमिकल चेंज जो है जिस डायरेक्शन में होना चाह रहा है उस डायरेक्शन में हो जाए। जिस डायरेक्शन में हमारे पास केमिकल चेंज होना चाह रहा है वो हो जाए तो हमारे पास सेल खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा ना, क्योंकि जितनी केमिकल एनर्जी थी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। लेकिन फिर भी वो सेल जो है कुछ और टाइम के लिए चलता है। वो किस वजह से? क्योंकि सोल्ट ब्रिज जो है वो काउंटर आइंस, यहाँ पे कॉपर जो है इकट्ठा हो जाएगा, सल्फेट आयन बच जाएंगे। उस सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पोटेशियम आयन देगा, और यहाँ पे जिंक टू पॉजिटिव आयन जो एक्सेस में बने हैं, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये काउंटर आयन देगा। काउंटर आयन मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज देगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज देगा, इट इज काउंटर आयन। तो बेसिकली क्या कर देगा, इनको इनको इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर न्यूट्रलाइज कर देगा तो हमारे पास दोबारा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो दिस वाज आवर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज कंप्लीट द सेल सर्किट। ठीक है जी, इसको मैं एक्यूरेट कर दूं और तो बेसिकली इनर सर्किट की बात कर रहा है। इनर सर्किट, शॉर्ट ब्रिज जो है वो कौन सा सर्किट कंप्लीट करता है? इनर सर्किट। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर ले। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अभी जो गैल्वेनिक सेल है उससे ऑपोजिट है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है, मतलब मेजर चेंजेस ही हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब यहाँ पे देखिए, जो गैल्वेनिक सेल था उसमें हमारे पास था केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम बनाते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, द रिएक्शन अकरिंग इन द सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हम केमिकल एनर्जी बना रहे हैं, दैट मीन्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड। अगर एक्सटर्नल सोर्स जो है एनर्जी का वो यूज हुआ है, दैट मीन्स जो रिएक्शन है वो खुद नहीं होना चाह रही है। अगर खुद नहीं हो रही है दैट मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, उसके अलावा टू इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन द सेम कंटेनर। जो वर्टिक सेल था वहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स थे वो कहाँ पे थे? डिफरेंट कंटेनर में थे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ऑपोजिट। उसके अलावा देखिए, एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। जो एनोड है वो पॉजिटिव है लेकिन कैथोड क्या है? कैथोड इज नेगेटिव। ठीक, नेक्स्ट, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड। नो सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की या हम बात करते हैं वोल्टिक सेल की, हालांकि दोनों सेम है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो कंटेनर है वो क्या है? वो सेम नहीं है। ठीक है, जैसा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कंटेनर सेम है, तो वहां पे इनर सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल था उसमें हमारे पास ये दिक्कत थी कि हमारे पास इनर सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा था until और unless वी यूज वोल्टिक सॉरी सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट द एनोड। दिस पॉइंट इज सिमिलर, दिस इज सिमिलर with respect to galvanic cell। ठीक है, दिस इज सिमिलर। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। जो ऑक्सीडेशन है वो एनोड पे हो रही है और जो रिडक्शन है वो कैथोड पे हो रही है। तो दिस वाज सिमिलर एज इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल। उसके अलावा मैंने यहाँ भी बता दिया एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्वायर्ड। ठीक है, जो एक्सटर्नल सोर्स है हमारे पास वो रिक्वायर्ड है, तभी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना पाएंगे। ठीक है जी, हालांकि जो गैल्वेनिक सेल था वहाँ पे ऑपोजिट था, वहाँ पे हम केमिकल एनर्जी से जो थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे थे, तो वहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स जो है एनर्जी का वो रिक्वायर्ड नहीं था। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट वी हैव ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी देखिए,
ये डिफरेंस है दोनों में बेसिकली, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ईएमएफ क्या है बेसिकली, जैसे कोई मार्केट में अगर आप कोई सेल या बैटरी खरीदते हैं तो उस पे लेट्स से जैसे कोई रैंडम वैल्यू उठा लेते हैं, जैसे लेट्स से 12 वोल्ट लिख रखा है किसी बैटरी पे, ठीक है। तो उस पे जो वो 12 वोल्ट मेंशन है, इट इज नथिंग बट इट्स ईएमएफ। मतलब जो कंपनी है वो क्लेम कर रही है कि हमारे पास जो ये सेल या बैटरी है ये 12 वोल्ट का पोटेंशियल जो है प्रोवाइड करेगी। जो सेल या बैटरी है वो 12 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी, लेकिन जो असल में वो सेल या बैटरी प्रोवाइड करती है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। वो ईएमएफ कभी प्रोवाइड करवा ही नहीं सकती। ईएमएफ जो है कोई भी सेल या बैटरी जो है प्रोवाइड करवा ही नहीं सकती। रीजन बीइंग देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सेल है, इसमें दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसका सर्किट रहा होगा कुछ, मान लेते हैं एक तरफ से इलेक्ट्रॉन चले और घूमते हुए दूसरी तरफ, और यहाँ से सॉल्यूशन से वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है जी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ से चलता हुआ सर्किट से होता हुआ वापस, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस जब तक यहाँ नहीं आया सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ तो वो सेल और बैटरी जो है वो काम नहीं कर रही है, इसका मतलब। अभी देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन, अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, दैट मीन्स इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ पहुंच गया। इस इलेक्ट्रोड के पास क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर क्या था, इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। यहाँ तक सब कुछ ठीक लग रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव की तरफ जाना है ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब इलेक्ट्रॉन जो है अपने नेचर से ऑपोजिट, नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव के पास रहेगा ना, तो उसको कहाँ जाना है, नेगेटिव के पास जाना है। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना है, तो बेसिकली अपने बिहेवियर से ऑपोजिट एक्ट करेगा। तो बेसिकली ये जो कंपनी क्लेम करती है कि 12 वोल्ट वो प्रोवाइड करेगी दैट इज ईएमएफ, उतना प्रोवाइड क्यों नहीं करवा पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है उसके ऑपोजिट मूव करना है, अपने करेक्टर से ऑपोजिट मूव करना है। और वो ऑपोजिट तभी मूव कर पाएगा अगर इस पोटेंशियल में से कुछ खुद यूज कर लेगा, और खुद जब यूज करेगा तो असल में 12 वोल्ट नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा, वही 10-9 वोल्ट जो है वही प्रोवाइड करवा पाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आ गई तो डिफरेंस बिल्कुल इजी है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, मैंने जितना है वो सारा बता दिया। अभी देखिए डिफरेंस देखते हैं। इट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। जब कोई करंट ही नहीं चल रहा, सर्किट में कुछ करंट ही नहीं है, दैट मीन्स इंटरनल, इसको बोलते हैं, ये जो मैंने आपको यहाँ फिनोमेना बताया, दिस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट फ्लो नहीं कर रहा मतलब सर्किट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी, जीरो। तो उस टाइम पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकता है, 12 वोल्ट कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसको अपने बिहेवियर से ऑपोजिट एक्ट नहीं करना है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है, जब सर्किट कंप्लीट हो गया, इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, जिस टाइम पे सर्किट क्लोज है उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जिस टाइम पे सर्किट ओपन है या कोई भी करंट पास नहीं कर रहा उसको बोलते हैं ईएमएफ। सेकंड पॉइंट देखिए, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज obtained from a cell। इट इज द ईएमएफ क्या है, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी obtained फ्रॉम द सेल, जो सेल से ली जा सकती है, और इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज obtained फ्रॉम द सेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो अपना असर कराएगी। ठीक है, तो इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज लेस देन दैट ऑफ द ईएमएफ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडी फ्लो ऑफ करंट। स्टडी फ्लो ही होगा अगर हमारे पास सर्किट ओपन है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, इजीली जो है करंट चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडी फ्लो ऑफ द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस में देखिए, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडी फ्लो ऑफ द करंट। करंट कम ज्यादा होगा डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कंपोनेंट कौन से लगे हैं।
अब कंपोनेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे सेल है, ये तो सेल की बात हो गई ना। कोई रेजिस्टर हो सकता है, वो करंट कम ज्यादा करेगा, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, कोई बल्ब लगा हो सकता है, फैन हो सकता है, कोई और टेलीविजन हो सकता है, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, वो क्या करेगा, वो करंट में फ्लक्चुएशन करेगा। यहाँ पे क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई साहब सर्किट ओपन है ना, करंट तो पास ही नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर है, उसका यूज करके हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं या मेजर करते हैं। लेकिन ईएमएफ को मेजर करने के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज दैट डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द ईएमएफ। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस था। ईएमएफ, ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लास्ट में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इसके नाम पे ना जाए, हिस्टोरिकल रीजन की वजह से इसका नाम ऐसा है, फोर्स। असल में ये फोर्स नहीं है, असल में क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन कब? इस टाइम पे करंट पास नहीं कर रहा, और मैक्सिमम वोल्टेज है ये, और स्टेडी करंट चलता है इसकी वजह से, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी करंट। ठीक है, क्योंकि सर्किट ही ओपन है। ठीक है जी। मेजर कैसे करेंगे? पोटेंशियोमीटर का यूज करके। दिस वाज ऑल अबाउट ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है जी। अभी देखिए, यहाँ पे भी इसमें जो है वो भी आपने एक तरह से पढ़ रखा है। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने किया, गैल्वेनिक सेल किया, वही हमारे पास क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। जो डायरेक्ट थी वो किस में थी? इलेक्ट्रोलिटिक में, इलेक्ट्रोलिटिक। और जो इनडायरेक्ट थी वो किस में थी? वो थी गैल्वेनिक में। ठीक है जी। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन अकर इन द सेम वेसल। आ गया इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक में क्या था? सेम वेसल में होता है। रिडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर इन द डिफरेंट वेसल। आ गया गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? डिफरेंट कंटेनर होते हैं। नो यूजफुल वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड। बोला इलेक्ट्रोलिटिक सेल या डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का यूज करके कोई भी यूजफुल वर्क जो है ऑब्टेन नहीं हो सकता। कैसे होएगा? क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसमें हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हैं। तो बेसिकली यूजफुल वर्क कहाँ यूज हुआ, कहाँ ऑब्टेन हुआ, बोलने का मतलब है वहां पे तो हमें एनर्जी लगानी पड़ी, फोर्स तो हमें करना पड़ा, वर्क तो हमें करना पड़ा, तब जाके केमिकल चेंज आया। तो उससे कोई यूजफुल वर्क ऑब्टेन जो है वो नहीं किया जा सकता। गैल्वेनिक सेल से किया जा सकता है। यूजफुल वर्क कैन बी ऑब्टेन। कैसे? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, ठीक है, अप्लायंसेस चल रहे हैं हमारे गैल्वेनिक सेल का यूज करके। तो हमारे पास जो आपका गैल्वेनिक सेल है, या हम बोल दें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, उसका यूज करके हम एक यूजफुल वर्क जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन अपेयर एज हीट। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो अपेयर होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन जो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, वहां पे केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारे पास चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज जरूर पूछें।